अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं जी रियल एस्टेट के कारोबार से हुकूमत के रेवेन्यू बढ़ाने की। तो जनाब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने यानी कि FBR ने जायदादों की कीमतों को मार्केट रेट के करीब लाने के लिए मुल्क के 56 शहरों में प्रॉपर्टी वैल्यू की शरह में 80% तक का इजाफा कर दिया है। प्रॉपर्टी वैल्यू की शरह में नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। प्रॉपर्टी की वैल्यू की शरह में इजाफा करने का एक मकसद तो FBR का ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल कर सके। लेकिन इससे पहले हमने किसी और खबर पे जाना है। जी बिल्कुल, और MD कैट का ये मामला है, इस पर हम बात कर लेते हैं। कराची में सरकारी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस और जामियात में दाखिलों के लिए MD कैट टेस्ट में 97% नंबर लेने वाले तलबा को FIA ने तलब कर लिया है। MD कैट में 97% नंबर लेने वाले तलबा को FIA साइबर क्राइम कराची में तलब किया है। FIA की जानिब से नोटिस भी जारी किए गए और कहा गया कि तलबा 1 नवंबर को दिन 12 बजे FIA साइबर क्राइम सर्कल में पेश हों। नोटिस के मुताबिक अमली तौर पर किसी भी तालिबे इल्म के लिए इतने ज़्यादा नंबर हासिल करना मुमकिन नहीं है, ये कहा गया। बिल्कुल, और FIA ने शुबा जाहिर किया है कि तलबा पर्चा लीक होने में मुलव्वस हैं और हक़ाइक़ से बखूबी वाकिफ़ भी हैं। डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम का ये कहना है कि मुनसिफाना अमल के लिए तलबा का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और साइबर क्राइम हुकाम के मुताबिक तलबा में दफ्तर में तलबा का फ़र्जी इम्तिहान भी लिया जा सकता है। ये बड़ी हैरानकुन सी बात है और रिकॉर्ड पर दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी तरफ मैं ये सोच रही थी इनमें उनका लॉस हो सकता है जिन्होंने वाकई मेहनत करके नंबर लिए और जिनके वाकई 97% नंबर आ गए तो उनको भी दोबारा पेपर देना पड़ सकता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवाज दाढ़ी साहब, माहिर कानून है, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, ये मामला है क्या, पेपर लीक कैसे हुआ, उसके बाद समातों का अहवाल भी हमें बताइएगा, क्या रिमार्क्स दिए गए और तलबा को अब क्यों तलब किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुनो न्यूज़ का कि उन्होंने मदऊ किया और इस मामले पर एक हसासियत को समझकर और हमें इनवाइट किया कि इस पर हम गुफ्तगू कर सकें। सबसे पहले तो MD कैट के मामले पर हम ऑनरेबल कोर्ट में पेश हुए और ऑनरेबल कोर्ट सर केस में शदीद किस्म के घपले किए गए हैं और तकरीबन कोई 8 से 10 घंटे पहले MD कैट के पेपर को लीक किया गया और एक मुनज़्ज़म माफिया ने इस MD कैट के पेपर को लीक किया। जिसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और कमेटी ने जो 15 दिन के अंदर उनको टाइम दिया गया था कि ये सिफारिशात मरतब करें और इन्वेस्टिगेट करें कि क्या MD कैट का पेपर लीक हुआ भी है या नहीं। जिसके बाद एक शॉकिंग न्यूज़ थी हमारे लिए कि कमेटी ने ये कन्फेस भी किया कि MD कैट पेपर लीक हुआ है। उसी के साथ साथ जो कल्प्रिट्स हैं वो उनकी भी निशानदेही की और उसी के साथ ही FIA ने भी ये रिपोर्ट सबमिट की कि मुख्तलिफ लोग हैं जो इस गुनाह धंधे में शामिल हैं और उनकी जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर टेम्परिंग की गई है। और फिजिकल एविडेंस के तौर पर FIA ने रिपोर्ट में ये कहा कि 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेट किया, उनके 9 फ्लाई जोन में नाम भी डाल दिए गए जिनमें से एक फिजिकल एविडेंस भी मिला है। अब FIA ने मजीद जो है वो कल से जितने भी 190 से लेकर 200 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स ने मार्क्स सिक्योर किए हैं उन सबको तलब किया है और उनसे ये पूछा जाएगा कि आप बताएं कि ये जो 190 से 199 या इवन 200 मार्क्स भी बच्चों ने लिए हैं वो कैसे लिए हैं। क्योंकि एक टेंटेटिव असेसमेंट जो FIA की थी और उसी के साथ हमारा भी मौक़िफ़ था कि ये जो बच्चे हैं उनको प्री प्लान तहत पैसे जो वो लेकर उनको पेपर्स रात को दे दिए गए थे और जो FIA के रिकॉर्ड में भी आ गया है कि रात को 8 बजे पेपर लीक होना शुरू हुआ है। तो वो दिए गए थे जिसकी वजह से वो पेपर बच्चों के पास जब पेपर आ जाएगा तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया सुबह के टाइम। अब FIA इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि इन बच्चों को किन लोगों ने पेपर लीक करके दिया, कौन इसमें मुलविस था, कितने पैसे लिए गए, किस तरह से वो ताकि वो जो एंड तक जहां से पेपर लीक हुआ है उन लोगों को पकड़ा जा सके। और ये मुतवक्का तौर पर इस जो लेटर है उसमें लिखा गया है कि उन बच्चों से मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा और जाना जाएगा कि इतने ज़हीन बच्चे कैसे बन गए। अगर ज़हानत उनकी 100% मेरिट पर है तो ठीक है, अदरवाइज जो इसमें जितने भी इस मामले में मुलविस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन नवाज साहब ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि 97% से ज़ायद नंबर लेने वाले तलबा को भी FIA साइबर क्राइम ने तलब किया है, मॉक टेस्ट भी इनका लिया जाएगा। उनका ये कहना है, तलबा के जो लवाकिन है उनका ये कहना है कि हमें हिरासा करने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों को पकड़ना चाहिए था उन पे तो हाथ नहीं डाला जा रहा, लेकिन तलबा को बुलाया जा रहा है। देखिए, अब ये कह रहा हूँ कि अब ये सिर्फ तलबा का मामला नहीं है, एक वकील का मामला नहीं है।
पूरी सिविल सोसाइटी का मामला है, पेरेंट्स का मामला है। पेरेंट्स निशानदेही करें, अगर उनके बच्चे ज़हीन है तो उनको छोड़ दें। मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे, उसमें से यकीनन जो ज़हीन बच्चे होंगे वो 40 तो सही कर लेंगे। और मॉक टेस्ट कोई बाहर से तो नहीं होगा, इंटरमीडिएट पेपर्स में से होगा। दूसरी बात ये है कि अगर कोई इसमें मुलविस है तो वो निशानदेही करें पेरेंट्स के, फलां बंदे ने हमें पेपर्स लीक करके दिया था, इतने पैसे लिए थे, ताकि वो रास्ता तो हमवार हो जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने इस काम को, एक माफिया, मुनज़्ज़म माफिया जो इस काम को चला रही है, उस तक जाके पहुंच सके इन्वेस्टिगेटिव इदारे। दूसरी बात यह है कि कानून से कोई भी बालातर नहीं है, कानून से कोई बालातर नहीं है। आपकी जानिब भी दोबारा आएंगे। बर्नी ने भी हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ सिंध हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, कहा जा रहा है कि अमली तौर पर इतने मार्क्स लेना नामुमकिन है। इससे कबल हमने क्या देखा, जब MD कैट के पेपर हुए होंगे तो बच्चों ने कितनी परसेंटेज, कितने मार्क्स लिए होंगे, कितनी तादाद में तलबा ने 97% नंबर लिए होंगे, क्या प्रैक्टिस रही है? जी देखें, बिल्कुल ये एक हैरानकुन बात है कि 200 नंबर में से 197 नंबर तक बच्चे ले लें, तो 98% मार्क्स कैसे बच्चे एक MBBS का जो इम्तिहान है, जो दाखिले का, उसमें ले सकते हैं। इसी मामले पर इंक्वायरी कमेटी ने भी इंक्वायरी शुरू करी है, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने दोबारा से एंट्री टेस्ट करने का फ़ैसला जारी किया हुआ है और उस पर आइंदा डेट पे समाअत होगी। अब इस हवाले से जो FIA का जो दफ्तर है गुलिस्तान जौहर में वाक़े, वहाँ पे इस मामले के लिए जो मुतासरा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज़्यादा नंबर हासिल करे हैं, उनको नोटिस जारी हुए हैं और 1 नवंबर को उनको दोपहर 12 बजे तलब किया गया है। अब ये जो बच्चे हैं ये वहाँ पर जाएंगे, इनसे जो सवाल जवाब होंगे और इसमें ये भी बताया गया है कि इनसे पूछा जाएगा कि आखिर इतनी आपके अंदर जहानत थी कि आपने 200 में से इतने ज़्यादा नंबर ले लिए, जो कि 98% टोटल मार्क्स बनते हैं, तो इतने नंबर कैसे मुमकिन हैं? तो क्योंकि ये एक मामला ये है कि ये आने वाले मुस्तकबिल है। अगर पाकिस्तान में डॉक्टर्स नकल करके या इस तरह से गैर कानूनी तरीके से आ जाएंगे तो लोगों की ज़िंदगियां कौन बचाएगा, कौन ऑपरेशन करेगा, कौन मौलिज होगा, किस तरह लोगों को बीमारियों से सेहतियाब किया जाएगा। इसलिए इस मामले को हसास नौइयत का करार देकर FIA भी इस पे इन्वॉल्व हो चुकी है और जिस तरह मैंने आपको बताया कि FIA ने स्टूडेंट्स को नोटिस किए हैं कि आप आ जाएं, आपसे हम इम्तिहान भी लेंगे और आपसे हम मालूमात भी लेंगे। लेकिन शुएब साहब ये बताइएगा, हमें पता है कि जो माफिया है इससे पहले भी ये ऑपरेट करता रहा है मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर, और ये खबरें हम सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देखते रहे हैं, बाकी जगहों पर भी हमने इसको हाईलाइट किया है। तो ये बताइए, इस माफिया के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, अब टेस्ट दोबारा होगा, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि दोबारा ये मामला नहीं होगा? देखिए, ये तो नकल माफिया तो हर सूबे भर में मुनज़्ज़म अंदाज में काम करता है। बाकायदा ग्रुप्स बनाए जाते हैं, बाकायदा पर्चे लीक आउट करे जाते हैं, पैसे लेकर पर्चा स्टूडेंट्स को दिया जाता है, आगे उनके एजेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाते हैं और वो चीज़ वायरल होती है। व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं, दीगर तरीके कत्ल होती है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में मेरिट का कत्ल होता है। एक वो स्टूडेंट जो इंटर तक अच्छे नंबर लेकर पास हो, उसकी पोजीशन अच्छी हो और वो मेरिट के होने के बावजूद अगर इम्तिहान में पीछे रह जाए, जो कि टेस्ट का इम्तिहान होता है MD, तो वो सारा ज़िंदगी फिर वो इस बात में डॉक्टर नहीं बन सका, क्योंकि पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि उसका पेपर शेयर होते हैं। शोएब बर्नी साहब साथ ही मौजूद रहेगा। नवाज साहब आपकी जानिब आऊंगी, आप बताइएगा, अब शवाहिद मिल गए हैं, कानूनी कार्रवाई इस पर क्या होगी और जो तलबा मुलव्वस पाए जाएंगे उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दाखिल की जो डिस्पोज ऑफ हो गई अलो होने के बाद, और दोबारा रिकंडक्ट करने का हुक्म दिया है ऑनरेबल कोर्ट ने, और ऑनरेबल कोर्ट ने उसी ऑर्डर में, उसी जजमेंट में लिखा है कि जो FIA है वो 2 महीने के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट देगी। उसी दौरान, ये हियरिंग के दौरान ऑनरेबल कोर्ट ने ये रिमार्क्स भी दिए कि अगर जो लोग सिविल लायबिलिटी जिनके ऊपर आती है, क्रिमिनल लायबिलिटी आती है, वो उन सबको जो है वो उस कानून के पकड़ में लाना होगा। सवाल ये होता है कि जब ये बात प्रूव हो गई है कि MD कैट पेपर लीक हुआ है, तो अभी तक सिंध हुकूमत की जानिब से जो डाउ यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है, उनके वाइस चांसलर हैं और दीगर जो अमला है, उनको क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, क्यों नहीं उनको सस्पेंड किया गया? सवाल तो ये पैदा होता है कि जो हुक्मरान है, जो हुकूमत कर रहे हैं, उनकी जानिब से इस वक्त तक क्या तहरुक लिया गया है? एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपने तौर पर काम कर रही है, लेकिन जो एक लायबिलिटी एक मिनिस्टर साहिबा की होती है, उन मिनिस्टर साहिबान की होती है, वो
वाइस चांसलर और जो अमला जिसमें लिखा हुआ है, CMIT की जो टीम थी, ये चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की, उन्होंने इटसेल्फ चार्जशीट बनाई है जिसमें लिखा है कि 40 से 42 लोग इसमें टेम्परिंग में मुलविस हो सकते हैं। मजीद ये रिकमेंड किया है कि इदारे इन्वेस्टिगेट करें। तो सवाल ये होता है कि वो जो मुतल्लिका हुकाम है, जो जिनकी जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं एक्टिव हो रहे। इस केस से रिलेटेड अगर मैं दुनिया भर के प्रेसिडेंट्स आपकी खिदमत में रखूं, तो जहां जहां पर इस किस्म के कोई वाकयात पेश हुए तो वहां की तमाम इंतजामिया ने रिजाइन दे दिए। इनका कहना है कि हम अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने में मुकम्मल नाकाम हुए। बिल्कुल, जो जिम्मेदारान हैं जी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया एडवोकेट नवाज डायरी साहब और शुएब बर्नी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बड़ा हसास मामला है, और इतना बड़ा टेस्ट हो, वो पर्चा लीक हो जाए और उसके बाद पकड़ा जाए, दोबारा टेस्ट हो, उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। इस सारी एक्टिविटी में स्टूडेंट्स जो हैं वो भी बड़े दबाव का शिकार हैं। जो लोग बेचारे मेहनत करते हैं उनको दोबारा अपीयर होना पड़ता है। समटाइम्स इमरान, मैं देख रही थी कि लक भी काम करती है आपकी, और दोबारा पेपर दें और पता नहीं उसमें कामयाब ना हो सकें, ये भी सूरत हाल रहती है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स पर भी प्रेशर होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि इस मामले का जल्द से जल्द हल निकले, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और अपने मुस्तकबिल के निखार के लिए हमें मेहनत करने की भी ज़रूरत है। एक और मामला है जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि लाहौर में आज कल स्मोक का बड़ा मसला हुआ है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर स्मोक के खिलाफ इक़दाम नहीं उठाते, स्मोक से निपटना मुश्किल है। स्मोक के मामले पर भारत के साथ डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, क्योंकि स्मोक का मसला सियासी नहीं इंसानी है, उन्होंने ये कहा। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने दिवाली के मौके पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद भी दी और अक़लियती बरादरी के लिए खुसूसी कार्ड के ज़रिए 1400 हिंदू ख़ानदानों में 15,000 रुपये के चेक भी तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने स्मोक के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशों के लिए भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त भी लिखने का ऐलान किया है। एक बार फिर से बात करेंगे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जायदादों की कीमतों को मार्केट रेट के करीब लाने के लिए मुल्क के 56 शहरों में प्रॉपर्टी वैल्यू की शरह में 80% तक इजाफा कर दिया है। प्रॉपर्टी वैल्यू की शरह में नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। प्रॉपर्टी की वैल्यू की शरह में इजाफा करने का एक तो मकसद FBR ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहता है, और दूसरा सरमायाकारी को पैदावारी शोबों की तरफ मुंतकिल करना चाहता है। जी, इसी पर हम बात कर लेते हैं। अभी ज्वाइन कर लिया माहिर मईशत डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जो नई वैल्यूएशन हो रही है और इस पर अमल दरामद भी एक रोज़ के बाद शुरू हो जाएगा, इसका मकसद आपको क्या नजर आता है और इससे FBR क्या अचीव करना चाह रही है? जी, जाहिर है काफ़ी अरसे से प्रॉपर्टीज़ के जो कीमतें थी, जो डिप्टी कमिश्नर के रेट के मुताबिक रजिस्टर हो रही हैं, वो बहुत कम है असल मार्केट वैल्यू से। तो माजी में भी FBR ने कोशिश की कि इनको कुछ तो बढ़ाया जाए, अगरचे ये अभी भी जो एक्चुअल लेन देन की प्राइस होती है उससे कम है, मगर ग्रेजुअली इसको आगे लाना चाहते हैं। और जाहिर है कि ये जो नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर में लोग सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद कर रख छोड़ते हैं और उसका मईशत का कोई बराह रास्त फ़ायदा नहीं होता, तो उसको डिस्करेज करना भी मकसूद है। तो इसलिए ये कीमतें बढ़ाई गई हैं ताकि लोग कम से कम यहाँ से पैसा निकाल के दूसरे प्रोडक्टिव सेक्टर्स में लगाएं। सही। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि हर आवाम जो है हमारी वो समझती है कि जी घर बनाना बड़ा मुश्किल है, इस इकदाम के बाद आपको लगता है कि क्या फिर से यही सूरत हाल होगी कि मज़ीद मुश्किलात आएंगी खरीदो फरोख्त में, सेल एंड परचेज में क्या सूरत हाल होगी? जी, इस वक्त हाँ, सूरत यह है कि असल तो जो कॉस्ट है वो तो जो कंस्ट्रक्शन की है वो मटेरियल की वजह से, जहाँ बहुत इन्फ्लेशन रही और फिर टैक्सेस की मार रही, उसकी वजह से है। अब लैंड्स के अंदर तो बहुत कम काम हो रहा है, अगर कोई प्राइस मांगता भी है तो आमतौर पर परचेजर है ही नहीं, क्योंकि आपने देखा कि बहुत से टैक्सेस पीछे लगाए गए हैं, जिसमें 7E भी था, बहुत से तो खैर कोर्ट्स में चैलेंज भी है, मगर इस सेक्टर को तो ऑलरेडी इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर, फिर एक ऐसा टैक्स लगाकर जो सिर्फ आमदनी ना होने के बावजूद भी कंसिडर कर लिया गया है कि प्लॉट से आमदनी हो रही है, तो इसमें तो अब इस वक्त बहुत स्लम्प है जहां तक के सेल परचेज का ताल्लुक है। तो जहां तक घर बनाने का मामला है वो तो फिर बहुत ज़रूरी है कि इस ज़माने में जब हम इन चीज़ों की कीमतों को नीचे नहीं लाते, टैक्सों की शरह कम नहीं करते, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल नहीं करते, तो वो सब वैसे ही लोगों की अब पहुंच से बाहर हो गया। मिडिल क्लास का कोई आदमी तो अब घर बनाने का 5 मरले का भी सोच नहीं सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने देखा कि 4 मरतबा तो पहले ये वैल्यूएशन जो है वो हो चुकी हुई है और FED भी इसमें लगा दी गई है। अब दोबारा से इसकी जो वैल्यूएशन हो रही है, इसमें अब रियल स्टेट सेक्टर जो है वो किस हद तक मुतासर होगा, क्योंकि अरबा करोड़ रुपए की इसमें सरमायाकारी हुई हुई है, और वो सेक्टर जो है वो इससे मुतासर नहीं होगा आपके ख्याल में?
जी, ज़ाहिर है इस सेक्टर को तो मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि ऑलरेडी एक बहुत बुरे रिसेशन का शिकार है और इससे तो मज़ीद होगा। और अगर बाकी टैक्सेस भी हम नज़र में रखें जो रियल एस्टेट पे पिछले दिनों लगाए गए हैं, तो उसकी वजह से अब नज़र तो नहीं आता कि इसमें कुछ बेहतरी होगी। मगर ज़ाहिर है कि एफबीआर ने ये रेट्स तो बहुत अरसे से रोके हुए थे और बढ़ाने थे, क्योंकि आईएमएफ का भी मुतालबा था कि आप अपने ये जो रियल एस्टेट सेक्टर से कम 700-800 बिलियन का उनका ख्याल है टैक्स पोटेंशियल है। वर्ल्ड बैंक की भी यही रिपोर्ट है, मगर हम इससे तो 100 बिलियन भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसका एक बड़ा मसला ये भी है कि सूबे जो हैं वो सही बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाते हैं जहां से अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। जहां तक कंस्ट्रक्शन और ग्रोथ के लिए है, मेरा ख्याल है वहाँ इस तरह के इकदाम से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। और ये भी आपने दुरुस्त फरमाया कि हाउसिंग के लिए भी लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरफ जहाँ ये पॉलिसी है कि यहाँ जो अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट ना हो, तो वहाँ हुकूमत को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो लोगों की जेन्युइन ज़रूरियात हैं हाउसिंग की, उसकी तरफ तो कुछ फैसिलिटेट करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और एक आम शख्स भी इससे इफेक्ट हो रहा है और वो लोग जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इतनी बड़ी सरमायाकारी की हुई है, उन लोगों के लिए भी ये और अवाम यही चाहते हैं कि हाउसिंग के मसले, जैसे कि बताया भी गया डॉक्टर साहब की जानिब से, कि हाउसिंग के मसले हल होने चाहिए। खैर मज़ीद मौज़ूआत भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन प्रोग्राम और बात कर लेते हैं जी लाहौर में कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज़्यादती, अगवा बराए तावान, चोरी डकैती, राजनी समेत दीगर जराइम की नॉन स्टॉप वारदातें जारी हैं। लाहौर में गुज़श्ता 2 दिनों में 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया और बाटापुर में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 2 अफराद को कत्ल किया गया। नौलखा में लेन देन के तनाज़े पर दोस्तों ने भाटी गेट के रिहायशी 21 साल अब्दुल रहीम को कत्ल कर दिया। काहना में एक निजी फैक्ट्री में 15 साल लड़के अली हसन को ज्यादती के बाद पेट में हवा भर के कत्ल कर दिया गया। और हम देख रहे हैं कि इन केसेस में रोज़ बरोज़ बड़ा इजाफा हो रहा है और एक इतलात के मुताबिक कम से कम 25% ये क्राइम रेट है लाहौर में, उसमें हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। इसकी वजह क्या है और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि लाहौर में इस वक्त क्राइम की क्या सिचुएशन है। कैसर इफ्तिखार से हम बात करते हैं। कैसर बताइएगा इस वक्त इस क्राइम रेट को कम करने के लिए पुलिस क्या कर रही है और इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के ऑफिस में, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियादों पर खुली कचहरी का इनकाद किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ साइलिन मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि यहाँ पर ये आए हैं, क्या इनकी दादरसी हुई है, आपका मसला क्या है? मेरे घर पे नाजायज़ कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया है और मैं घर से बाहर थी, अपना शादी के सिलसिले में मेरे भाई की शादी थी, 15-20 दिन वहाँ लग गए। थाना SHO शेरा कोट खालिद ने मेरे घर नाजायज़ कब्ज़ा करवाया है और ताले तड़वा के तो कब्ज़ा माफिया को मेरे घर में दाखिल कर दिया है। तो मैं एप्लीकेशन लेके, अपनी दरख्वास्त लेके दादरसी के लिए डीआईजी ऑपरेशन के पास आई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाएगा। क्या आपको यहाँ पे मुतमिन है आप दादरसी के लिए? यह हमारे चर्च का मसला है, वहाँ के लोग हमारे साथ हैं। अचानक से 2 लोग उठकर आए हैं, उनका मकसद है कि वो चर्च पर कब्जा करें। हमारा मसला जो है ना करीबी थाने में चल रहा है, लेकिन अभी तक हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ। यहाँ पर आपकी दादरसी हुई? मेरा लिस्ट भी ना देता 11 तरीक जुमे वाले दिन CIA वाले आए, मैनू उन्होंने डेरे तो उठाया, एक रात उत्थे रखिया, बंद किया। उन्होंने फिर मैनू जो पुछना नहीं पूछा, उन्हें अभी तुसी बैग ना आए, इंशाल्लाह सानू इंसाफ मिलेगा, साडा लिस्ट में ना कटिया जाएगा। साइलिन का यही कहना है कि जो यहाँ पर दादरसी के लिए आ रहे हैं, इनको यहाँ पर डीआईजी ऑपरेशंस के ऑफिस में खुली कचहरी में जो है वो इंसाफ की फराहमी की जा रही है। जी सही, तो खुली कचहरी तो लगाई गई है इन वारदातों की रोकथाम के लिए और साइलिन भी आ रहे हैं, दादरसी भी की जा रही है। कैसर इफ्तिखार हमें बता रहे थे और इसी पर SSP ऑपरेशंस लाहौर तस्वुर इकबाल ने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। इस साल हम अभी तक तकरीबन 8000 से ज़्यादा FIRs करवा चुके हैं नजायज़ असला के ख़िलाफ़। नजायज़ असला इस्तेमाल करने वालों को, नजायज़ असला बेचने वालों को, नजायज़ असला की नुमाइश करने वालों को किसी सूरत में भी हम स्पेयर नहीं कर रहे। इस बारे में हमारी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जो क्राइम में इन्वॉल्व लोग हैं, जो एक्टिव क्रिमिनल्स हैं, उनको हम टारगेट स्पेसिफिकली उनको आइडेंटिफाई करके उनको टारगेट कर रहे हैं और उनको हम सलाखों के पीछे भिजवा रहे हैं। सेफ सिटी के हमारे कैमरे हैं, इसके अलावा लोकल जो कैमराज हैं उनकी मदद से हम असल बंदे शनाख्त करके उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। वो 20 थाने जहाँ पर क्राइम ज़्यादा था उनको स्पेसिफिकली टारगेट करके वहाँ पर रिसोर्सेज भी ऐड किए गए हैं, वहाँ पर अच्छे अफसर भी लगाए गए हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग रिसोर्सेज भी दिए गए हैं और उनकी जो पेट्रोलिंग पिकटिंग की हमारी मनसूबाबंदी थी उसको भी बेहतर किया गया।
एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, वो तो बता रहे हैं हमने काफ़ी मेजर्स किए हैं और इसको रोकने के लिए, इसको शरह को कम करने के लिए काफ़ी इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक गौरी साहब ने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है। गौरी साहब बताइएगा, अचानक से इसमें जराइम की शरह में लाहौर जैसे एक बड़े शहर में उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा, इसकी आपके ख्याल में वजह क्या है? इसकी काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसकी बुनियादी और अहम वजह जो है वो माशी सूरत हाल ही है। असल में इस तरह हुआ है कि कोरोना की जब वबा आई और उसके बाद जो है माशी सूरत हाल जो है वो एक बदतरी की तरफ गई, तो लोगों के दरमियान जो है लोगों में जो है एक बेचैनी पैदा हुई और लोगों ने माशरे में जो है ना एक अदम एतमाद पैदा हुआ, और उसकी वजह ये हुई कि जो माशी जो जराइम पेशा लोग थे उन्होंने जो है इस तरफ रुख अख्तियार किया कि माशरे में जो है वो बेचैनी पैदा हो और माशरे में जो है ना एक जो है बेकारी भी पैदा की जाए। इसी तरह जो है सबसे जो अहम सूरत हाल इख्तियार की लाहौर शहर के अंदर जो है वो दुश्मनियाँ जो हैं वो पुरानी दुश्मनियाँ जो हैं उसकी आड़ ली गई। इसी तरह जो है सरकार का अदालतों का जो है रुख अख्तियार किया गया। अदालतों में जो है वो एक ऐसी पुली ली गई जिसकी वजह से जो जराइम पेशा लोग उधर हवालात में बंद थे या जेलों में थे, उनको एक दादरसी मिली और उनको वो बाहर आए और उसकी वजह से जो है ये क्राइम में इजाफा हुआ। सही, ये क्राइम में इतना इजाफा हो गया। आपने मौक़िफ़ भी सुना होगा पुलिस अफसरान का, आला जो अफसरान हैं उनका क्या मौक़िफ़ है और क्या वजह है, उनसे बातचीत करके क्या पता चला क्यों वो नाकाम है इन जराइम की रोकथाम के लिए? देखें, जो पुलिस का निज़ाम है, जो ढांचा जाती तब्दीली जो है ना, जब तक ये नहीं होगी ना पुलिस का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। उसमें जो है अकबा परवी को जो है कम करना होगा, सिफारिश का ख़ात्मा करना होगा, जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाना होगा और इसी तरह जो है CCTV कैमरे को फ़ाल करना होगा, तभी जो है हमारा निज़ाम जो है पुलिस का वो बेहतर हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तारिक गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे लाहौर जैसा एक बड़ा शहर, बागों का शहर, और यहाँ पर रोशनियाँ भी अब बड़ी हैं, सड़कें भी बनी हुई हैं और सेफ सिटी कैमरास भी लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पर क्राइम रेट, वो सेफ सिटी कैमरास मुतहरिक भी होने चाहिए। उस पर भी बड़ा क्वेश्चन उठाया जाता है कि बाज़ जगह पे CCTV कैमरास जो हैं वो ही नहीं एक्टिव हैं, तो वो भी ऑपरेशनल होने चाहिए, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए इकदाम करने भी चाहिए क्योंकि लाहौर है, बागों का शहर है, जैसे कि आपने कहा। मज़ीद मौज़ूआत को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और अहम मामले पर हम बात करने जा रहे हैं, वो है कौमी एयरलाइन PAE की निजकारी के हवाले से, जिसके लिए बोली में हिस्सा लेने के लिए एक बार फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी ने भी पेशगी कागजात जमा नहीं कराए। निजकारी कमीशन ने PAE हुक्काम को बोली और निजकारी के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी है और निजकारी कमीशन ने PAE की निजकारी के लिए बोली की तारीख में तौसीह करके 31 अक्टूबर रखी थी। कमीशन के बोर्ड में यह फैसला किया गया था कि एक बोली दहिंदा के आने की सूरत में बोली के बाद निजकारी कमीशन उस बोली दहिंदा के साथ बैठकर हतमी मामलात को तय करें। और इमरान, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ कराची इरशाद संजरानी। इरशाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, इससे पहले भी हम देख रहे थे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ही अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे, बाकी किसी ने नहीं करवाए थे। क्या एक बार फिर से यही हुआ है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और कोई नहीं करवा रहा? तो ये भी बताइएगा, और साथ साथ जो कल की निजकारी है उसके लिए इंतजाम क्या किए गए हैं? बिल्कुल, थैंक यू इमरान नामजाद। अच्छा, बिल्कुल कौमी एयरलाइन PAE की निजकारी का मामला बहुत अहम है। इसको देखकर IMF ने जब कर्ज दिया था हुकूमत को तो ये लाजमी शर्त रखी थी कि जो स्टेट एंटरप्राइजेज़ हैं PAE समेत दीगर जो खसारे में, उनकी लाजमी जो है निजकारी होनी है। इस हवाले से एक पूरा प्रोग्राम बनाया गया। इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयारियाँ हैं निजकारी कमीशन की, और सेरेना होटल जो इस्लामाबाद में है वहाँ पर ये सारी इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट है उसकी अब टाइमिंग भी हमारे पास आ गई है कि कल ये बोली किस वक्त जो है जमा कराई जाएगी और खोली जाएगी। तो कल दोपहर 1 बजे एविएशन ज़राए ने इसको कंफर्म किया है कि दोपहर 1 बजे ये बोली जमा कराई जाएगी और उसके बाद इस बोली का अमल जो है मुकम्मल करने के बाद ये काबीना की निजकारी कमेटी है वो उसकी सदारत इजलास है वो 6:30 बजे कल शाम होना है। वो नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की सदारत जो है निजकारी कमेटी है काबीना की, उसका इजलास होगा और उसमें पेश किया जाएगा। और इस वक्त तक बिल्कुल 6 कंसोर्शियम थे और जो 5 कंसोर्शियम जो मुख्तलिफ शरात जो हुकूमत की थी उसको
नहीं माने कि जैसे मुलाजमीन को 3 साल तक ना निकालना, फिर साथ ही साथ जो 200 अरब रुपए की सरमायाकारी और जो ये जो 60 और 66 और 60% फिर मुकम्मल तौर पर निजकारी, तो इस पर जो है वो दीगर जो कंसोर्शियम नहीं है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने गुज़िश्ता रोज़ जो जमा कराई थी पेश की रकम, इसकी तस्दीक भी निजकारी कमीशन हो या फिर वजारत हवाबाजी के हुकाम ने कन्फर्म किए कि सिर्फ और सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जमा कराई और दीगर 5 इदारे जो थे वो इन्होंने जमा नहीं कराए। आज आखिरी तारीख है और साथ साथ अब कल इसकी बोली उसको दोपहर 1 बजे खोला जाएगा। उसके बाद इस अमल को जो है मुकम्मल करने के लिए काबीना की निजकारी कमेटी जो है उसका इजलास कल शाम 6:30 बजे तलब किया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार इसकी सदारत करेंगे। उस कमेटी में फिर इस बोली के अमल को लेकर जाएगा और प्रोसेस को फिर उसका फिर फैसला होगा। ताहाल इस वक्त तक सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो जमा कराई और हुकूमत चाहती है कि निजकारी हो PI की, और एक मरतबा फिर इनको दीगर जो कंपनियाँ उनको मौका दिया गया था। उनकी दरख्वास्त पर ही गुज़िश्ता माह जो कि 30 सितंबर को होनी थी बोली, उसको 31 अक्टूबर किया गया था। अब कल जो है PI की जो निजकारी होनी है, इस हवाले से बोली का अमल दोपहर 1 बजे रखा गया है। और तो इरशाद, जैसे कि आप खुद भी बता रहे हैं कि IMF के साथ जो गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि मैक्सिमम सितंबर तक इसकी बिडिंग जो है वो कर दी जाए, इसकी निजकारी का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाए, लेकिन अचानक से उसमें 1 महीने की ताख़ीर कर दी गई। और जैसे कि आप बता रहे हैं कल इसकी बिडिंग का मरहला जो है वो शुरू होगा, उसके लिए इंतजामात भी मुकम्मल हैं। ये कितना लंबा एक प्रोसेस होता है और कब तक ये निजकारी जो है मुकम्मल तौर पर अमल में लाया जाएगा इस प्रोसेस को? देखिए बिल्कुल इमरान, मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से जैसे जो निगरान सेटअप था, जैसे गुज़िश्ता जो हुकूमत उसका मुकम्मल वक्त हुआ और PDM की जो गवर्नमेंट थी उसका वक्त मुकम्मल, उसके बाद जो है हमें फौरी तौर पर IMF के कर्ज़ की ज़रूरत थी। तो उसके हवाले से जो अमल जो शुरू हुआ था, जो निगरान सेटअप ने शुरू किया था, और उसमें भी IMF ने कहा था कि अगर आपने PIA की निजकारी करनी है तो ये मामला आगे बढ़ेगा। और कर्ज़ प्रोग्राम के पहली शर्त यही रखी गई थी, जिसके बाद आपने देखा था डिले भी हो रहा था। और साथ ही साथ फिर निगरान सेटअप ने जो पेशरफ शुरू की थी, लेकिन उसको इतनी ताख़ीर हो गई कि अब फिर जून जुलाई फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर टीम जो मुख्तलिफ जो कंसोर्शियम है उनको निजकारी कमीशन ने वजारत हवाबाजी में जैसे जो सर्विसेज एग्रीमेंट है उसकी तफसीलात फराम की। फिर PI हेड ऑफिस में बैक टू बैक मीटिंग्स होती रहीं और जो गुज़िश्ता माह यानी कि सितंबर में अमल होना था और अब ये ताख़ीर हो गई 31 अक्टूबर इसकी रखी, यानी कि कल जो है जो होनी है इसकी बोली जो निजकारी के हवाले से PI की अब दोपहर 1 बजे वक्त रखा गया है। उसके बाद आप देखिए 5 घंटे यानी कि उसके बाद लैब से और उसके बाद 6:30 बजे निजकारी कमेटी जो काबीना है उसकी सदारत जो है नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार करेंगे। तो 5-6 घंटे के बाद जो है एक पूरा अमल के बाद जो है इसको काबीना कमेटी निजकारी में पेश ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आगाह कर रहे थे। जो प्रोसेस है उस हवाले से भी बता रहे थे, एक पूरा फ्रेमवर्क जो है वो सामने आ चुका है। कल 1 बजे का वक्त दिया गया है और कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी का ये मामला है। काफ़ी अरसे से ये एफर्ट्स चल रही थी और IMF को हमने कमिट भी किया हुआ है कि हम इस कौमी जो एसेट है उसकी निजकारी जो है वो जल्द से जल्द करेंगे। देखेंगे कल क्या होता है, कल भी आपको आगाह करेंगे। फिलहाल के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।